नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 10 में ओल्ड ओल्ड पेपर्स की सीरीज में हम 2025 का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे और उसमें हमने प्रश्न नंबर 3 के कुछ पार्ट हल कर लिए थे, 7 तक लगभग। आज हम हल करेंगे 8वां प्रश्न। और देखिए, इसमें मैंने पहला और दूसरा जो प्रश्न है उसमें कुछ प्रश्नों के शॉर्ट मेथड बताए थे, मतलब शॉर्ट तरीके से उनको बिना कोई फॉर्मूले के डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो तरीका भी आप जरूर देखें, पेपर में काम आएगा, क्योंकि उन प्रश्नों में सिर्फ आंसर देखा जाता है, किया कैसे ये नहीं पूछते उनमें। अब तीसरे प्रश्न से आगे सभी प्रश्न आपको करके दिखाने हैं, और पहले और दूसरे प्रश्न में आपको डायरेक्ट आंसर अगर आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। रफ में मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आप उसका आंसर बता सकते हो। तो इसके लिए आप पहले और दूसरे प्रश्न की वीडियो आप जरूर देखना। तीसरा प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमें दे रखा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। दो घन है, उनको जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घन की आकृति हम आयताकार लेंगे। सॉरी, इसमें घन में दो वर्ग लेंगे और उन दोनों वर्गों से घन बनाएंगे। और उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आकृति बनेगी वो बनेगी घनाभ। और उस घनाभ का हमें क्या बताना है? आयतन बताना है। और दूसरा तरीका इसका क्या रहने वाला है कि घनाभ का आयतन जो है वो दोनों घनों की आयतन के आयतन में कोई फर्क आएगा नहीं। घनाभ का जो आयतन है वो दोनों घनों की आयतन की क्या आएगा? बराबर आएगा। क्षेत्रफल होता तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता था, इसमें आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक और बना लिया इसके जैसे सेम, और इसके साथ में हमने जोड़ दिया। डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए भुजाएं किस प्रकार आपको इसमें रखनी है। तो ये भुजा 2 थी पहले, और ये भी 2 थी, 2 सेमी। तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी? 2 + 2 4 हो जाएगी। तो लंबाई घनाभ की कितनी हो जाएगी? 4। चौड़ाई 2 ही रहेगी, ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 2। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो एल बराबर कितना? 4। लंबाई चौड़ाई कितनी? 2। और ऊंचाई कितनी? 2। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना आएगा? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 4 गुणा 2 गुणा 2, 2 4, 4 चौके 16। एक तरीका तो ये। सेकंड मेथड इसका क्या हो सकता है? सेकंड मेथड में देखिए, हम कर सकते हैं इसमें कि 2 घन है उसके बराबर होगा। तो आयतन कितना लेंगे हम? घनाभ का आयतन सॉरी, बराबर 2 घन का आयतन। 2 गुणा घन का आयतन। 2 गुणा घन, घन कितना है? घन का आयतन होता है भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा क्यूब। भुजा कितनी है हमारी? भुजा हमारे पास 2। तो 2 की क्यूब, 2 की क्यूब होती है 8। और 8 इंटू 2 कितना आता है? 16। यहाँ से भी 16 सेमी, यहाँ पर सेमी क्यूब लगाना है। यहाँ भी सेमी क्यूब, और इनकी इकाइयां लिखनी है साथ में भी। सेमी, ये भी सेमी, और ये भी सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा। दोनों तरीकों में से जो भी आप तरीका लगाते हो राइट है। 2 तरीके से करवा दिया मैंने। अब नेक्स्ट देखिए, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। ये प्रश्नावली आप बता सकते हो तो कमेंट करके बताना कौन सी प्रश्नावली का प्रश्न है। समांतर माध्य पूछा है आपसे, और किसका पूछा है? 10 प्राकृत, 10 धनात्मक और विषम प्राकृत। वैसे प्राकृत तो धनात्मक की होती है। तो इसमें क्या, ये समांतर माध्य यानी कि
आप इसे मान लो समांतर माध्य या माध्य पूछा है, माध्य। समांतर माध्य और माध्य एक ही होता है, तो माध्य कौन सी प्रश्नावली में है? 13वीं प्रश्नावली सांख्यिकी का ये प्रश्न है। प्रथम 10 धनात्मक लेनी है और विषम संख्या लेनी है। तो विषम संख्या लिख लीजिए 10 पहली। तो एक, एक के बाद में आएगा 3, 3 के बाद 5, 5 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 प्लस 2। अब इनका सबका प्लस ही करना है, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। 13 और 2 17 और 2 19 हो जानी चाहिए 10। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 हुई है शायद। 1 3 5 7 9 11 13 15। यहाँ पर एक 15 और आ जाएगी, क्योंकि देखो 1 से लेकर 20 तक संख्या है, उसमें 20 नंबर है। 20 में से 10 तो होंगे सम और 10 ही क्या होंगे विषम। तो इस हिसाब से 19 तक 10 बन जाएगी संख्या। अब इन सबका जोड़ करना है, और जोड़ करने के बाद 10 का ही भाग करना है। क्या भाग करना है? 10 का। डायरेक्ट आंसर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आंसर आएगा, इधर से हम छोड़ देते हैं 4 संख्याएं, इधर से भी संख्याएं छोड़ देते हैं हम, 2 3 4। तो 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 कितना हो गया? 20। 20 का आधा करते हैं तो कितना आएगा? आधा करते हैं तो आएगा 10। तो इनका आंसर तो लास्ट में आएगा 10। कितना आएगा? 10। अब 10 संख्या जोड़े तो इनका जोड़ 100 बनेगा, 100 में 10 का भाग करेंगे तो आंसर 10 आ जाएगा। नहीं करना आपको, तो मैंने तो शॉर्ट मेथड को भी अपना लिया। जैसे ये 8वीं क्लास में भी है आपके, तो प्राकृत विषम संख्याओं का जोड़ जो है उनके वर्गों के बराबर होता है। अगर आप 1 प्लस 3 कर रहे हो, कितना आ रहा है जोड़? 3, 4 आ रहा है। और 1 और 3 दो विषम संख्या है, तो 2 का वर्ग ही होगा ये। फिर अगर आप 1 प्लस 3 प्लस 5 करते हो तो कितनी संख्या ली आपने? 3 संख्या ली, तो 3 का वर्ग बनेगा। 3 का वर्ग होता है 9। लगातार होनी चाहिए विषम संख्या है। फिर 1 3 5 फिर 7 और कर दो आप, तो 4 संख्या शामिल कर दी, तो जोड़ बन जाएगा 4 का वर्ग 16। ऐसे ही यहाँ पर 10 संख्या है तो जोड़ आएगा 10 का वर्ग 100। और कितना? 100, उसमें 10 का कर रहे हो भाग, तो आंसर आ जाएगा 10। यही तरीके हैं प्रश्न कॉल करने के। अगर बेसिक पिछली क्लासों का सारा याद है तो अच्छे से इनको आप कर सकते हो, स्पीडली कर सकते हो। अपरायिकता का प्रश्न देखिए, एक थैले में 6 लाल गेंद है और 7 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। निकाली गई गेंद का सफेद होने की प्रायिकता बतानी है आपको। जो गेंद निकाली गई है वो सफेद होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो कुल गेंद कितनी है? कुल गेंद है थैले के अंदर कितनी? 6 और 7 13। हमें पूछी है सफेद गेंद की प्रायिकता, पीई। यहाँ ब्रैकेट में साथ में कर देते हैं सफेद गेंद। कितनी आएगी? सफेद गेंद कितनी है? 7, और बटे में टोटल आएगी तो टोटल आएगी 13। निकालिए गेंद सफेद होने की प्रायिकता। सफेद नहीं होने की आप पूछता तो कितनी आती? 6/13। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेमी है, उसकी त्रिज्या पूछी है। एक ठोस अर्धगोला है, ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय है। वक्र पृष्ठीय 2 पाई r² होता है, संपूर्ण पृष्ठीय 3 पाई r² अर्धगोले का, ठोस अर्धगोले का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 50 पाई सेमी स्क्वायर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई सेमी स्क्वायर है। फॉर्मूला आएगा 2 पाई r² बराबर 50 पाई। 2 का इधर करेंगे भाग,
पाई से तो पाई कट जाएगा, 2 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो आर स्क्वायर बराबर 50/2। 50 में किया 2 का भाग, आर स्क्वायर का मान आ गया 25। अब हमें तो चाहिए आर का मान, तो वर्गमूल कर दो, दोनों तरफ क्या लगा दो, रूट। रूट लगाओगे तो आर बराबर कितना आएगा, 5, 5 सेमी। तो त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेमी त्रिज्या हमें प्राप्त होगी इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। यदि 5, 7, 9, 4, 3 और x+2 ये एक पूरी संख्या है, का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान हमें बताना, x का मान क्या आएगा। तो बताइए x का मान क्या आएगा और कैसे निकालेंगे। देखो समांतर माध्य या माध्य, 13वीं प्रश्नावली का प्रश्न है, माध्य दे रखा है 6, आंकड़े हैं ये, इन डाटा का माध्य 6 है, तो उनका योग करके आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5+7+9 +4+3 और प्लस में ये x+2। अब बताओ कुल कितनी संख्याएं हैं, उतना ही भाग में लगा देंगे। संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या, तो भाग में 6। और माध्य कितना है, माध्य भी 6, भाग वाला 6, इस 6 से होगा गुणा, बराबर तो आएगा 36। ऊपर वालों का जोड़ कर लो, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25 और 3 25 और 3 28 और 2 30, ये आ जाएगा 30 प्लस ऊपर एक्स भी है, 30 + x और 6 का गुणा होगा 6 से, 6 6 36 प्लस का 30 दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 36 - 30 एक्स का मान हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 6, एक्स का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 12वां प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। देखिए 1 से लेकर 3 जो प्रश्न थे, पहले प्रश्न के 18 पार्ट थे, 1 से 18 पार्ट, दूसरे प्रश्न के शायद 6 पार्ट थे, और तीसरे प्रश्न के पार्ट थे 12। तो कुल मिलाकर देखो 18 और 12 30 और 6 36, पहले दूसरे और तीसरे प्रश्न से मिलाकर 36 प्रश्न आए। और सांख्यिकी वाली प्रश्नावली से बता दूं आपको, एक एक दो दो प्रश्न इस स्थान में आए, एक एक दो दो इसमें आए तीसरे प्रश्न में, और उस प्रश्न में भी मिले आपको पहले में भी, बहुविकल्प वाले में भी। तो सभी मतलब तीनों पार्ट्स में इसके सांख्यिकी वाले आते हैं। 13 नंबर की प्रश्नावली है, 13 नंबर पूरे करने हैं, तो हर एक पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए। अब फिर से ये पहली प्रश्नावली का प्रश्न, संख्या 12, 15, 21 ए बजे गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 12, 15, 21 इनके ए बाजे गुणनखंड करने हैं, और फिर उसकी सहायता से LCM और HCF हमें बताने हैं। ए बाजे गुणनखंड आते होंगे, छोटी छोटी संख्या ये तो 12 के क्या आएंगे, 2 का भाग करना है, 2 6 के 12, फिर 2 का भाग करना है, 2 3 6, फिर 3 का भाग करना है, 3 एकम 3। 12 के मैंने करके दिखा दिए, इस प्रकार गुणनखंड कर लोगे आप, 2 × 2 × 15 के आएंगे, 3 × 5 = 15, और 21 के आएंगे, 3 × 7 = 21। किताब का ही प्रश्न है, हूबहू वही प्रश्न है, किताब का ही चेंज नहीं हुआ। तो कॉमन वाली संख्या एचसीएफ में लेनी है, तो कॉमन सब में 3 है, तो HCF बराबर 3 एक ही बार आएगा, और ज्यादा बार तो आया नहीं, तीनों में एक ही बार आया, तो HCF कितना आ जाएगा, 3। अब निकालते हैं LCM। LCM निकालने के लिए देखो 2 है इसमें 2 बार, वो 2 बार 2 लिख देंगे, 3 सब में एक एक बार ही है, तो एक बार 3 आ जाएगा, फिर 5 एक बार है, 5 भी लिख देंगे, और 7 भी लिख देंगे। LCM में देखो किसी को भी नाराज नहीं करना, सारी संख्या ही आएगी। HCF में जो सब में है कॉमन वो ही लिखनी है सिर्फ। कितना आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 का गुणा करने 7 से, 7 × 6 = 42, यानी कि 420। तो ये इनका एलसीएम आ गया। ये प्रश्न शायद 2 2 नंबर के हैं, बी सेक्शन वाले प्रश्न कितने कितने के हैं, 2 2 के। और सी में जो आएंगे वो 3 3 नंबर के आएंगे, और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे आपके उसमें।
प्रोजेक्ट सॉरी नहीं, उसमें क्या होंगे, विकल्प वाले होंगे, अथवा वाले। यदि द्विघात बहुपद ये दे रखा आपको, द्विघात बहुपद दे दिया, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा याद कीजिए। तो आसान सा प्रश्न पूछ लिया भाई। अब देखो यहाँ से हम ए लिख देते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 3 आ जाएगा। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, बी आएगा माइनस का 5। सी क्या होता है, 9 होता है, अचर पद। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपको ध्यान में होना चाहिए, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। तो माइनस फॉर्मूले का बी का मान कितना है, माइनस का 5, ए कितना है 3। तो माइनस माइनस कट जाएगा, या प्लस मान लो आप, तो कितना आएगा 5/3। और अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा आएगा C/ए। सी है हमारे पास 9, ए है 3। 9 में 3 का भाग किया तो आंसर आ गया 3। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैंने कई बार बताया भी था, ये प्रश्नावली जब कराई थी तीसरी, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, कि इसमें प्रश्न में जो विधि है उसको नाम से पूछते हैं। देखो, विलोपन विधि का प्रयोग करके, अब यहाँ पर अगर सीधा समीकरण का हल पूछता तो आप विलोपन प्रतिस्थापन जो मर्जी विधि लगा देते। तो इसने नाम दे दिया कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल यहाँ तक कीजिए। विलोपन विधि लगानी है आपको यहाँ पर, सिर्फ विलोपन विधि। विलोपन विधि के अलावा आप कोई विधि नहीं लगाओगे। पहली बात, विलोपन विधि होती क्या है, विलोपन विधि में चर को विलोप करते हैं, हटाते हैं उसको। तो समीकरण देखिए, ये समीकरण नंबर 1 मान लो आप, प्रश्न तो आसान ही दिया था, विलोपन विधि का दिया तो है। और ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए, y का विलोप अगर करना है आपको, तो y के गुणांक बराबर होने चाहिए, और x का विलोप करना है तो x के गुणांक आपके बराबर होने चाहिए। तो y का यहाँ 5y है, यहाँ सिर्फ y है। तो इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं समीकरण 2 में, तो यहाँ पर 5y, यहाँ पर भी 5y बन जाएगा। अगर x वाले को विलोप करना चाहो, x वाले को, तो यहाँ पर देखो 3x है, यहाँ पर 6x है। अगर समीकरण 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से गुणा कर दें, 2 तिया 6, इधर भी 6, ये भी बराबर हो जाएगा। तो जो भी आप विलोप करना चाहो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। तो अगर मैं x को विलोप करना चाहूँ, तो समीकरण 1 को तो गुणा करना पड़ेगा 2 से, और उसमें से घटाना होगा समीकरण 2 को। एक समीकरण का 2 से गुणा करने पर क्या बनेगा, देखो सभी पद में 2 का गुणा करके लिखना आपको। तो 3 का 2 से गुणा होगा, 3 2 6x, 5 का 2 से गुणा होगा, 5 2 10y, और बराबर 7 2 14। ये सेम लिखना है, 6x प्लस वाई, और बराबर माइनस का 4। अब घटाना है तो घटाएंगे तो निशान बदलेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का 6x माइनस का 6x कट जाएगा, 10y में से 1y घट जाएगा, कितना आएगा 9y, और 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18। 9 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, 18 में 2 का 9 का भाग करेंगे, आंसर आएगा 2। y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान आपको मिल जाएगा। तो आप लिख दोगे, समीकरण 1 में y का मान लिखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या दे रखी है, 3x प्लस 5, 5 का 5 लिख दिया, y की जगह कितना लिख दिया 2, बराबर आएगा 7। 5 2 10, प्लस का 10 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का, तो 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 माइनस का 3 बचेगा, और 3 गया भाग में, x बराबर आ जाएगा 3/3, यानी कि 1। x का मान आया माइनस का 1। तो ये हमारे दो प्रश्न इसके कंप्लीट हो गए। दो प्रश्न इसके, सॉरी, दो मान, x और y के दो मान हमारे कंप्लीट हो गए। और विधि कौन सी लगाई हमने, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन कहते तो भी मान तो सेम आता, तरीका और रहता हल करने का। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए,
एपी समांतर श्रेणी का प्रश्न है। एपी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या पूछी है। तो हमें दे क्या रखा है, पहला पद दे रखा है, पहला पद 7 दे रखा है, 7 और 6 13, यानी कि सार्वंतर 6 दे रखा है, और लास्ट पद दे रखा है। लास्ट पद होता है ए एन। ए एन हमें कितना दे रखा है, 205 दे रखा है। ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर 205 चलने दो। हमें सिर्फ मान ज्ञात करना है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म एन ज्ञात करना है। ए का मान कितना है, 7, प्लस एन हमें बताना है, डी कितना है, 6, बराबर 205। ये भी किताब का ही प्रश्न है, कोई चेंज नहीं इसमें। प्लस का 7 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस कर दो। 205 में से 7 आप माइनस कर दो, तो 7 माइनस किया तो कितना आएगा, 5 इधर चले गए, 2 और चले गए, तो 198, और गुणा में 6 इस तरफ आएगा, भाग में एन माइनस 1, 6 थी 18, फिर 1 बचा, 6 थी 18, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 33 प्लस 1 34। ये आ गया एन का मान। इसमें 34 पद हैं, पदों की संख्या यहाँ तक। 205 जो है वो 34वें पद का मान है। अब नेक्स्ट प्रश्न, आकृति देखते ही बता सकते हो आप। प्रश्नावली नंबर 6 का होगा, त्रिभुज वाली प्रश्नावली। इसमें हमें दे रखा है डीई समांतर है बीसी के, डीई बीसी के समांतर है, और एक्स का मान हमें बताना है। तो देखिए, इनमें भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर रहता है थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। कब, जब ये भुजा इसके क्या आ जाए, समांतर आ जाए। तो हम देखेंगे ए डी बटे में डी बी, बराबर लिखेंगे ए ई बटे में ई सी, और यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय। अब मान रख दो, ए डी का मान हमारे पास है x+2, और बी डी का मान है 6, और ए ई का मान 4, और ई सी का मान 8। प्लस का 6 है, इधर आएगा तो गुणा में जाएगा, पहले इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 2 8, 1/2 हो गया। x+2 बराबर 6 गुणा 1/2, 6 का भाग कर, 6 में 2 का भाग कर दो, 3। x+2 था, प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 1। ये लो, कंप्लीट। इसको शॉर्ट में भी कर सकते थे आप, और कम्प्लीटली कैसे हो गया, शॉर्ट में कैसे करते कि 4 2 8, डबल हो रहा है, डबल पे कट रहा है, ये भी डबल पे ही कटेगा, डबल पे कटेगा। इसका मतलब यहाँ डबल पे किसके आता है, 3 पर आता है, 3 2 6, तो 2 तो पहले से ही है, 3 बनाना है, तो 2 में कितना और जोड़ेगी, 3 बन जाए तो 1 और जोड़ना है। अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव आता ए बी सी डी में, तो आप डायरेक्ट ऐसे आंसर 1 पर टिक कर देते। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। बिंदुओं 5 3 और -3 2 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, एक्स अक्ष द्वारा। तो अनुपात आपसे पूछा है, एक्स अक्ष विभाजित कर रही है उसको, तो पॉइंट कहाँ होगा, एक्स अक्ष के ऊपर होगा। विभाजन बिंदु क्या आएगा आपका, सिर्फ अनुपात, अनुपात पूछा है। विभाजन बिंदु P मान लो एक्स अक्ष के ऊपर होगा, एक्स अक्ष के ऊपर होगा, तो एक्स का तो उसमें कुछ ना कुछ मान मौजूद होगा, और वाई का मान क्या आएगा, 0 आएगा विभाजन बिंदु में। तो हमें अनुपात जब याद करना हो, तो एक्स और वाई में से जिसका भी मान पता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो मान हमें पता है इसमें वाई का, और इसको हम x1 y1 से लिखेंगे, इसको लिखेंगे x2 y2 से। तो y का फॉर्मूला क्या आएगा, और ये हमारा x और y है, y का फॉर्मूला आएगा m1 y2 प्लस m2 y1, और भाग में m1 प्लस m2, और माना अनुपात, माना m1 अनुपात m2 के अनुपात 1 है।
के अनुपात 1 मान लिया। और वाई का मान कितना है, वाई का मान तो है 0। M1 का अनुपात हमने के माना है। Y2 का मान ऊपर देखिए आप पॉइंट बी में कितना है, -2 है। और M2 का मान 1 माना है। Y1 का मान कितना दे रखा है, देखो 3 दे रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और भाग में k+1, M1 + M2। k+1 भाग में इस तरफ आएगा, 0 के गुणा में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -2k+3 बराबर 0। -2k इस तरफ लेके आएंगे तो +2k बराबर 3। और यहाँ से k की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 2 गुणा में है, बराबर आएगा भाग में, तो 3/2। कुल मिलाकर अनुपात हमें प्राप्त हुआ 3:2। अनुपात ही ज्ञात करना है, वापिस ये पी पॉइंट ज्ञात नहीं करना। किताब में जो प्रश्न है उसमें पी पॉइंट भी हमसे पूछा हुआ है, परंतु यहाँ पर सिर्फ देखो अनुपात पूछा है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उतना ही आंसर दीजिए जितना आपको पूछा गया है। फालतू में टाइम वेस्ट करने की कोई आपको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, टाइम काफी हो गया है। और एक एक प्रश्न को ध्यान से जरूर देखते रहिए आप, और हल खुद भी हल करके देखिए। धन्यवाद।